हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? अर्थात सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने पौध के अंदर डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी। वहीं अगर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की, तो लाइव सेल यानी जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अदर ऑप्शन को अगर भी देख लेते हैं तो फ्लेमिंग है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन सेंट्रियोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका सही जवाब है राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है मतलब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रोटीन संश्लेषण है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। एस पर होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। वहीं यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोटिक है मतलब मानव हो गया या प्लांट हो गया, जितने भी जीव है जिसको हम देख सकते हैं उसको यूकैरियोटिक मान के चल सकते हैं। तो वो सारे में 80S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के काम के बारे में जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिकीय श्वसन करना। वो कोशिकीय श्वसन करके वो क्या करता है, जो भी अवशोषित भोजन है उसका ऑक्सीकरण करता है और हमें एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसलिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे मतलब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन के अनुसार से बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सेम ही था, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो कि ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिड में 3 चीज़ आता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है। क्रोमोप्लास्ट वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी प्लांट में जो भी कलर है उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। और ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, भोजन को संग्रहित करता है, संग्रहित करने का काम करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? या तो जड़ों में पाया जाता है या फिर फलों में पाया जाता है। तो ये हम लोग प्लास्टिक देख लिए प्लास्टिक के बारे में। अब प्लास्टिक क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग है दिए गए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो फिर प्रोटीन संश्लेषण की बात आ गई। प्रोटीन संश्लेषण कभी भी कहे तो राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप का, कौन कौन सा? तो एक है 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम किस में रहेगा? यूकैरियोटिक में रहेगा। 70S किस में रहेगा? प्रोकैरियोटिक में। बस क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका में सबसे बाहर में क्या रहेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, कोशिका भित्ति रहेगा। कोशिका भित्ति, उसके अंदर फिर कोशिका झिल्ली रहता है, लेकिन सबसे बाहरी पूछा है तो कोशिका भित्ति। ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिका? इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम कोशिका भित्ति का है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का एक घना जाल क्या कहलाता है?
कोशिका के अंदर उपस्थित रहता है। महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाएं होती है। एक्चुअली में उसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो टाइप का होता है। दो टाइप नहीं, मतलब इसी में एक साइड स्मूथ रहता है और दूसरे साइड रफ रहता है। जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा का निर्माण करता है। जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर दानेदार जैसी संरचना स्ट्रक्चर पाया जाता है और वही राइबोसोम होता है, जो कि राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, चलो 11 पे आते हैं। 11 क्या कहता है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम। ध्यान रखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और लवक जो है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक उसी को प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिर्फ पादप में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। लेकिन वहाँ जो वैक्यूल या रिक्तिकाएँ दिए हुए ये एक्चुअली दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर रहता है। अंतर क्या रहता है कि जो जंतु कोशिका में वैक्यूल रहता है वो छोटे छोटे आकार के होते हैं, और जबकि पादप कोशिकाओं में वैक्यूल का साइज बड़ा रहता है। वैक्यूल का काम क्या रहता है रिक्तिकाओं का, तो ये पानी को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पानी को स्टोर करना। और चूँकि प्लांट में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है इसलिए स्वाभाविक है कि उनमें रिक्तिकाओं यानी वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। ओके, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो उसके अनुसार से ए और बी ही सही होगा सिर्फ। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो कोशिकीय श्वसन हम लोग जानते हैं कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया 13 का हो गया बी ऑप्शन। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। हम बताए थे प्लास्टिड का ही एक भाग है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, भोजन को संग्रहित करना। जब भोजन को संग्रहित करने की काम करे तो ये दो जगह ही पाया जाता है, एक जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाएगा और दूसरा फलों में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन में देखो जड़ों की कोशिकाओं दिया हुआ था, तना की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सिर्फ ए ऑप्शन, जड़ों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट चलते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? ऑप्शन में चलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी वही प्लास्टिड का ही भाग है। तो हरा रंग को छोड़ करके बाकी कोई भी रंग के बारे में पूछे प्लांट में तो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोप्लास्ट होगा। लेकिन अगर हरा रंग है तो हरा रंग के लिए चूँकि क्लोरोफिल तो उसके लिए फिर क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से आता है? देखो हरा रंग आ गया, तो जैसे ही हरा रंग आ जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा बी ऑप्शन यानी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन करता है, यानी कोशिका के अंदर जो भी पाचन करना हो वो लाइसोसोम करेगा। इसमें क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं जल अपघटकीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और यही कोशिकीय पाचन अंतःकोशिकीय पाचन करता है। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शन मिलने पे लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर पूरे सेल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। चूँकि ये पूरे सेल को नष्ट करने की क्षमता रखता है इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? तो सेम ही है, हाँ, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये लाइसोसोम में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सेल में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जल। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं?
तो इसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। या ये हो सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 2 और 4, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कोशिका सिद्धांत में ही ये बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये अंतर पाया जाता है किसके कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्र। तो कोशिका भित्ति हो जाएगा और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि कोशिका भित्ति भी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय की अगर हम बात करते हैं तो उसका मुख्य कार्य होता है ऑप्शन के अनुसार से, इसे श्वसन दिया हुआ है, कोश का विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या स्रावी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा स्रावी। ऐसे गोल्जी काय का एक और मुख्य कार्य होता है, गोल्जी काय का एक और मुख्य कार्य होता है, वो क्या करता है, एनर्जी का परिवहन। हमारे शरीर में एनर्जी का परिवहन कौन करेगा, अगर ये भी पूछे तो वही गोल्जी काय आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन के अनुसार स्रावी इसका मुख्य कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ऐसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो सेल हैं उसमें न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और न्यूक्लियस के अलावा 2 और जगह डीएनए पाया जाता है। एक अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल यानी जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में जो डीएनए पाया जाएगा, जंतु कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वही पादप कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो यानी इसका ऑप्शन, अब ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है और सेंट्रियोल है। तो इसके अनुसार से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 23 का ए सही जवाब हो जाएगा। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में तो हम जानते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पे, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा इसका एपोप्टोसिस, ए ऑप्शन, एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एपोप्टोसिस कहलाता है। ओके।